हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं हिंदू एनालिसिस मार्च 7 2023 का। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिसिस शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं एंड आपको वो सॉल्व करने हैं, चेक करना है अपने आप को कि आपकी प्रिपरेशंस कितनी ट्यून अप चल रही हैं। तो देखो, लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए थे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। यू हैव टू गिव आंसर्स इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट्स हिम रिजाइन्स। ठीक है, तो इसमें से इन स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, रिट्स के बारे में बात करनी है। तो आपने रिट्स डेफिनेटली पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगी रिट्स क्या होते हैं। वैसे तो आप पढ़िए इसको, वरना मैं एक्सप्लेन आपको डेफिनेटली कर दूंगी। रिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन गाइस ये आया है कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मैंडेट्स विल नॉट लाई अगेंस्ट दी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। सेकंड कह रहा है कि मैंडेट्स विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो it may be a government company. थर्ड ऑप्शन है कि any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain writ of the government. तो आपको इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। सेकंड ऑप्शन है एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड be part of it ultimately. And third option, it has seamless portability across the country. ठीक है, अब आपको ना इसमें से ऑप्शन करके बताना है ठीक कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है। ठीक है, तो गाइस अपना आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द हिंदू एनालिसिस नाउ। तो हम वही पढ़ते हैं जितना हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स डिस्कस द सेम। तो जो भी आप बिल्कुल आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं आगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी गाइस वही करेंगे, पूरा न्यूज़पेपर करके टाइम नहीं वेस्ट करना है। देखो, सबसे पहले यहाँ आया कि 2022 में विंटर एयर जो एनसीआर की रही है वो 5 सालों के मुकाबले अगर आप करो तो वो क्लीनेस्ट रही है। इफ़ यू कंपेयर इट विद दी 5 ईयर्स तो बहुत, बट स्टिल टॉक्सिक तो है ही। सीएससी की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे कि देयर वाज हैवी एंड एक्सटेंडेड रेनफॉल इन द अर्ली फेजेस ऑफ द सीजन, जिसकी वजह से स्मॉग नहीं बना, स्मॉग के एपिसोड नहीं आया, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि दिल्ली आज भी एक पॉल्यूटेड सिटी है एनसीआर की। ठीक है, आप देखो जो आपका ये है मेन डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इंप्रूव एयर क्वालिटी के, कि आपका कोई फेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस बन जाए, है ना, पोल्यूशन से बचा रहे, रिडक्शन ऑफ पोल्यूशंस के आपका। तो ना दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक ही है ये, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसकी रिपोर्ट में ऐसा निकल कर आया कि जो सिटी वाइड विंटर एवरेज डायरेक्ट दिल्ली का रहा है वो 160 कम से कम आपका स्पैन रहा है। ठीक है, अक्टूबर टू जनवरी लोएस्ट अगर आप कंपेयर करो फ्रॉम 2018-19 उससे। तो उसके बाद देखो यहाँ पर PM 2.5 की बात कर रहा है कि उसका जो लेवल था, या फिर कंप्यूटेड बाय द एवरेज जो आपके 36 CAQMS है, दैट इज कॉन्टीन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। आप मुझे बताओगे कि इसमें कौन कौन सी पार्ट्स आते हैं। ठीक है, CAAQMS के अंदर कौन कौन से बात हम पर्टिकुलर मैटर्स के अलावा और कौन कौन से ऐसे इसके अंदर पार्ट हैं। ठीक है, तो PM 2.5 जो है वो लिंक्ड क्या होता है, रेस्पिरेटरी इलनेस से। याद रखना, आप PM 2.5 से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आए तो याद रखना ये पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी इलनेसेस से रिलेटेड होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे आप क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ख़राब होती है ना। तो इंप्रूवमेंट मैंने आपको बताया क्योंकि हैवी रेनफॉल था, एक्सटेंडेड रेनफॉल रही, इसकी वजह से स्मॉग नहीं बना और लाइक दिस। तो सीएससी में नंबर ऑफ इसने आपके सोर्स करके निकाला है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, और बताया कि ये रिडक्शन देखने को मिला है। एंड देयर वर ओनली 10 days व्हेन एयर क्वालिटी वाज सिवियर और सिवियर प्लस हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉल्यूशन, है ना। तो इस तरह से इसने यहाँ पर डिटेल आपको दी हुई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस। लेट्स डिस्कस अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। हमारा एडिटोरियल सेक्शन है, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर ना ऑथर कह रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है इज फेसिंग कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि कोई ना कोई सोशल टर्मोइल या कुछ ऐसा सडन चेंज आना, ठीक है, कुछ ऐसा देखने को मिलना कि भाई ये तो सोशल टर्मोइल क्रिएट कर सकता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दिक्कत कर सकता है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ लेजिस्लेटिव मेंडरिंग, यहाँ पर क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने बहुत सारी चर्चाओं के बाद आपको एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई थी। ध्यान से समझना, ठीक है, 10th शेड्यूल में है आपका ये, ठीक है, 1985 में इसको ऐड किया गया था। अब इसका काम क्या था, पॉलिटिकल डिफेक्शंस को कर्ब करना, उसकी वॉल्यूम को, उसके अनकंट्रोल बेनालिटी को। तो 1960 से, क्योंकि हमने आपने सुना होगा एक टर्म आया राम गया राम, है ना, आया राम गया राम अगर आपने सुना है, तो इसमें देखा गया था कि एक जो MLA थे उन्होंने एक ही दिन में 4 बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रॉस किया था। यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से वापस से पहली वाली पार्टी।
तो इस तरह के बिहेवियर को रोकने के लिए गाइस बहुत ज़रूरी था कि हमें कुछ ना कुछ एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ेगा, क्योंकि डिफेक्शन खाली फ्रिक्वेंट फॉल ऑफ गवर्नमेंट नहीं रोकेगा, बल्कि इंस्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल सिस्टम में क्रिएट हो सकती है उसको भी रोकेगा। अब देखो इसका ना और भी केस याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की ना एक जजमेंट आई थी, कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट थी। कौन से केस में? कि हो तो होलोहन केस में। इसमें बोला था कि जो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पॉलिटिकल इविल बन सकता है, राइट ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत है कि इस इविल को कर्ब किया जाए लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, तो ईयर्स पास हुए, फिर प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बना, फिर एंड करने का कहा कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉज की क्या अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। तो देखने को मिला कि देखो फिर आपको स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल्स दिया गया है कि कैसे वहाँ पर इतनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई और एंटी डिफेक्शन लॉ की धज्जियाँ उड़ाई गई। कैसे? देखो समझो उस केस से पहले ना इसकी इंपॉर्टेंस समझो। ये एंटी डिफेक्शन लॉ एक बार आपके एग्जाम में बहुत चांसेस हैं कि पूछा जाएगा। तो कह रहा है कि बट बिफोर डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो महाराष्ट्र असेंबली में हुई, उससे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि एंटी डिफेक्शन लॉ या स्कीम लाई क्यों गई थी। देखो इसके ना ट्विन ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था टू कर्ब द एक्ट ऑफ डिफेक्शन, यानी कि डिस्क्वालीफाइंग मेंबर कर देना है अगर कोई भी इस तरह से डिफेक्शन करता है। डिफेक्शन का मतलब अपनी पार्टी चेंज करता है या कुछ और ऐसा क्योस क्रिएट करता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पार्टी के अंदर। तो सेकंड उसका काम था कि प्रोटेक्ट करना पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिबिलिटेटिंग इंस्टेबिलिटी से, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में इंस्टेबिलिटी ना बन जाए। पता चला है पूरी पार्टी के कोई आपके एमएलए सारे के सारे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चल गए, तो वहाँ पर सिर्फ इलेक्शन ही इलेक्शन किए जा रहे हैं। आपका मेन मकसद क्या है? सोशल वेलफेयर करना। आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको क्यों बनाया गया था? ताकि आप लोगों का वेलफेयर करो। आपका तो अपने आप में इतने सारी क्योस चल रहे हैं। तो उस सब से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि फ्रिक्वेंट डिफेक्शंस को रोका जाए और पॉलिटिकल पार्टी सही ढंग से काम करें ताकि वो वीक ना हो, वीक सिस्टम ना क्रिएट करें। क्योंकि देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ना जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है, जो डूबता हुआ शिप है उसको छोड़ो और जहाँ पे अच्छा अच्छा साफ साफ ग्रीन ग्रीन एरिया लग रहा है वहाँ पे चले जाओ, है ना। मतलब जहाँ पर इनको लगता है कि हमारे लिए अच्छा रहेगा, मतलब अपने सोच रहे हैं, देश के लिए नहीं सोच रहे, लोगों के लिए नहीं सोच रहे। तुम्हें भेजा किसके लिए गया था, तुम करके क्या बैठ गए। तो इंडियन डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि इज बेस्ड ऑन ऐसा पार्टी सिस्टम जहाँ पर स्टेबल डेमोक्रेसी वर्क कर पाए। और स्टेबल डेमोक्रेसी के लिए हमें क्या चाहिए? एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड अदरवाइज एंड एज अ मेंबर ऑफ पार्टीज कैन नॉट रन अ गवर्नमेंट। जो रिप्रेजेंटेटिव बार बार पॉलिटिकल सिस्टम में इधर ना चेंज करता रहेगा तो एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा। तो पर्पस क्या है? लॉजिकल क्लैरिटी होनी चाहिए, कोसिवनेस होना चाहिए, तभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड में ट्रू लेवल पे काम कर पाएगी। तो प्रिंसिपल फोकस समझ आया आपको एंटी डिफेक्शन लॉ का? दो प्रोविजन समझ आई कि जो इरेक्ट किए गए 10th शेड्यूल में। एक प्रोविजन इसमें था स्प्लिट इन द पॉलिटिकल पार्टी एंड मर्जर इन द पॉलिटिकल पार्टी। दो तरह से आपको प्रिंसिपल फोकस जो होते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के, दो प्रोविजन से आपको और समझ आएंगे। एक होता है स्प्लिट होता है, पॉलिटिकल पार्टी अलग हो गई, एक होता है मर्जर हो गया, दो पार्टीज मिल गई। अब समझो, अब ऑल्दो स्प्लिट हैज सीज्ड टू अ डिफेंस, है ना। जो स्प्लिट में क्या होता है? डिफेंस खत्म, अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन, मामला वाला खत्म। फिर डिलीशन होगा, पैराग्राफ 3 ऑफ द शेड्यूल उसमें डिलीट करा गया था। तो क्लोजर लुक इसमें देखी गई, समझा गया इस प्रोविजन को कि ये बहुत ज़रूरी इसलिए था ताकि हमारा जो ये लॉ है ना, एंटी अमेंडमेंट लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आपका काम कर पाए। तो अंडर दिस पैराग्राफ अगर स्प्लिट होता है पॉलिटिकल सिस्टम में तो उससे फैक्शन होंगे, है ना। जैसे देखो CPI-M बन गया, CPI-L बन गया, दिस इज कॉल्ड द फैक्शंस। अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग आइडियोलॉजीज की वजह से अलग हो गई। अब अगर स्प्लिट हुआ है तो ध्यान रखो स्प्लिट के कुछ प्रोविजंस होते हैं कि 1/3 जो लेजिस्लेटर है वो पार्टी के बाहर जाएगा और दूसरा फैक्शन ज्वाइन करेगा, है ना। मेंबर कुड गेट एन एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन है इस केस में। तो पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है कि 1/3 लेजिस्लेचर को प्रोटेक्शन मिलेगी इफ देयर वाज अ स्प्लिट इन दी ओरिजिनल पार्टी। सो जो स्प्लिट है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का, वो प्री कंडीशन क्या होती है उसके लिए कि 1/3 लेजिस्लेचर को आपको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। ये दिस इज कॉल्ड स्प्लिट। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हो कि अगर कोई स्प्लिट नहीं होता ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी में तो 1/3 लेजिस्लेचर ओनली मूव्ड आउट, लाइबल होंगे डिस्क्वालिफिकेशन के। तो विद द डिलीशन ऑफ दिस पैराग्राफ जो पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट आता था वो बहुत ज़्यादा डिफेंस का नहीं रहा अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन। और अब क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हो रही है, लेजिस्लेचर विल गेट नो एनी प्रोटेक्शन इन दिस। तो दैट वुड बी इम्पैक्ट ऑफ डिलीशन ऑफ पैराग्राफ 3। तो यहाँ पर कह रहा है कि इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, कह रहा है इसी के एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन पर असर पड़ रहा है। तो पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर फॉर द लेजिस्लेचर टू क्लेम प्रोटेक्शन स्प्लिट इन द ओरिजिनल पार्टी वॉज ऑलवेज नेसेसरी। स्प्लिट हो,
स्प्लिट सही ढंग से हो, उसके बाद समझो मर्जर का क्या प्रोसीजर होता है। तो देखो जो पैराग्राफ 4 है, पैराग्राफ 3 में क्या दिया होता है स्प्लिट के बारे में, पैराग्राफ 4 में दिया होगा कि डिफेक्टिंग मेंबर फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। अब मान लो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्जर हो रहा है, तो उसके क्या प्रोविजन होते हैं कि 2/3 जो लेजिस्लेचर है वो मर्जर के लिए तैयार हो। ईयर 2 एज इन स्प्लिट, मर्जर पॉलिटिकल पार्टी का प्री कंडीशन है टू सीक एग्जेम्पशन। अगर डिस्क्वालिफिकेशन से आप बचना चाहते हो तो आपको 2/3 मेंबर्स को तैयार करना पड़ेगा। वन थिंग दैट बिकम्स क्लियर फ्रॉम एन एनालिसिस कि ओमिटेड जो पैराग्राफ किए गए हैं स्प्लिट के केस में या मर्जर के केस में, इससे क्या हो रहा है, लेजिस्लेचर डू नॉट हैव द फ्रीडम टू ब्रिंग अबाउट अ स्प्लिट और मर्जर, क्योंकि ये लीगली रिस्ट्रेंड है बाय द एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि इट इज़ द ओरिजिनल पार्टी इन बोथ केसेस जिसको डिसीजन लेना होता है। तो आर्ग्यूमेंट ये आए कि स्पीकर जो होता है उसके पास पार नहीं होती इंक्वायरी करने की स्प्लिट और मर्जर से रिलेटेड, एज स्पीकर टेक्स द डिसीजन, कब, जब आपका स्प्लिट का चीज़ हो सकती है या मर्जर हो जाता है। तो ओनली अ मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी क्या बेसिस देती है कि वो क्लेम कर पाए प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द पैराग्राफ 4। तो ऑफ कोर्स कई सारे असर्शंस हैं, यानी कि मर्जर विल बी डीम टू हैव अकर्ड ओनली जब आपके 2/3 ऑफ लेजिस्लेचर इस बारे में एग्री हो। इसका सीधा सा मतलब है कि तभी वो एग्जेम्प्ट हो पाएंगे डिफेक्शन से। तो मर्जर के लिए क्या कंडीशन है, 2/3 लेजिस्लेचर हैव एग्रीड टू इट। समझ गए बात को आप। मर्जर ऑफ पार्टीज कैन टेक प्लेस आउटसाइड द लेजिस्लेचर, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस अनलेस 2/3 मेंबर नहीं है तब तक नहीं पड़ेगा। अब महाराष्ट्र का केस समझो, तो देखो महाराष्ट्र का केस में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन निकल कर आया। क्या, पहला क्वेश्चन ये आया कि शुड हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि किसकी विप वैलिड होगी। अब नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज विप। मान लो तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, ठीक है, अब तुम्हें उसके पूरे कंडक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी डिसीजन में नहीं है तो तुम्हें नहीं करना होगा, हाँ है तो तुम्हें भी हाँ करना पड़ेगा। यानी कि जैसा जैसा पॉलिटिकल पार्टी आपसे कंडक्ट चाहती है आपको वैसे ही करना होता है। होल इशू इसी पे है, मामला सारा का सारा। ध्यान से समझना, कोर्ट ने ये एनालिसिस करा है किसकी विप वैलिड है। तो इट इज ट्रू दैट ब्रेक अवे ग्रुप ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चोज इट्स ओन विप, है ना। मान लो मुझे पता है कि मुझे एक फला पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रहना, तो मैं अपनी विप चुनूंगी, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी की विप नहीं चुनूंगी। ठीक है, अब सुनो, हु आर रिपोर्टेडली इशूड विप्स टू ऑल द एमएलएज ऑफ द शिवसेना। ठीक है, ऐसा एमएलए शिवसेना के दिखते थे। बट द क्वेश्चन इज हुज विप इज वैलिड एंड शुड हैव बीन डिसाइडेड। वो कहाँ लिखा हुआ है, इसी लॉ के, एंटी डिफेक्शन लॉ के पैराग्राफ 2 का फर्स्ट का एक क्लॉज जो है उसमें लिखा हुआ है, जो बोलता है कि इलेक्टेड मेंबर जो हाउस का होगा वो शैल डीम टू बिलोंग टू द पॉलिटिकल पार्टी विच ही वाज अ सेटअप एज अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज अ सच मेंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो है उसका जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस है उस पर वो डीम करेगा। ठीक है, ही वाज सेटअप एज अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज सच मेंबर। तो देखिए एक्सप्लेनेशन बड़ी एम्बिग्यूअस है, क्लियर नहीं है कि पार्टी कैन लीगली इशू द विप। ऐसा कुछ हो सकता है कि शिवसेना जो लेड बाय उद्धव ठाकरे जी है, एज इज द पार्टी विच सेटअप देम एज अ कैंडिडेट इन द लास्ट इलेक्शन, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ पनिश कर सकता है डिफेक्टर्स को, नॉट टू फैसिलिटेट डिफेक्शन। ये भी तो ज़रूरी है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, अलाउ किया सुप्रीम ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि वही जाए वो डिसाइड करें पिटीशन को अंडर पैराग्राफ 15 ऑफ द सिंबल ऑर्डर। क्या है सिंबल ऑर्डर के बारे में, तो 10th शेड्यूल क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग अंदर इसके हो सकती है और प्राइवेसी दी गई है इसमें, है ना। तो अंडर पैराग्राफ 15 ऑफ द सिंबल ऑर्डर विच इज़ अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो एज इट हैपन ECI ने फ्लॉड ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से 10th शेड्यूल क्या बन गया, इररेलेवेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, सिंबल का जो इन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि सिंबल ही बदल लो। तो प्रोपोजिशन मेड इन दिस आर्टिकल कैन बी सम अप दैट कि लेजिस्लेचर का नो फ्रीडम अंडर द 10th शेड्यूल। ध्यान रखना, इस पूरे आर्टिकल में सम अप करते हुए बता रहा है कि लेजिस्लेचर का कोई भी फ्रीडम नहीं होता अंडर 10th शेड्यूल टू स्प्लिट और टू ब्रिंग अ मर्जर ऑफ देयर पार्टी विद अनदर। ओनली कौन, ओनली जो आपकी ओरिजिनल पार्टी होगी कैन डू दैट, एंड द लेजिस्लेचर के पास चॉइस है कि वो एग्री होते हैं या नहीं होते हैं। और विप कौन इशू कर सकता है, ये भी पॉलिटिकल पार्टी ही इशू कर सकती है विच सेट द एज अ कैंडिडेट इन
इलेक्शन। तो कोर्ट ने क्या सेटल करा कि इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इशू would have done complete justice to the original party, that is Shiv Sena, Mr. Thackeray, as mandate in the Article 142 of the Constitution। आया समझ में? समझ में आ गया आपको कौन सी विप किसकी लगेगी? विप होता क्या है? आर्टिकल 142 का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसको सभी को मानना पड़ेगा। आया समझ में? तो आपको आर्टिकल 142 भी ध्यान रखना है। तो इस आर्टिकल में गाइस आपने बहुत सारी चीज़ें समझी आज। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझा, स्प्लिट एंड मर्जर इशू समझा, विप क्राइसिस समझा, महाराष्ट्र जो अभी वहाँ पर इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग चल रही है उसके बारे में समझा, आर्टिकल 142 समझा। समझ होपफुली आपको आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज जिटिन वेंडे इज इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप। देखो जहाँ पर भी तुम ना इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप या जहाँ पर भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आप रिलेशंस लिख रहे हो तो आज थोड़ा सा यहाँ पर आप इंडिया जर्मनी का रिलेशन भी आप लिख लेना। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जिटिन वेंडे मतलब होता है टर्निंग पॉइंट आया। क्या ना, देखो जब पहले इंडिया के जो रिलेशंस थे जर्मनी के साथ बहुत पीछे थे, एज इफ यू कंपेयर विद द अदर यूरोपियन पार्टनर जैसे फ्रांस वगैरह से, तो हमारा फिर भी बहुत अच्छा था, लेकिन ना जर्मनी के साथ ना नहीं रहता था क्योंकि इनका प्राइमरी फोकस जो था वो चाइना होता था। लेकिन देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में ना अगर हमारे रिलेशंस नहीं बदलते रहते हैं, वैसे ही आपके जियो पॉलिटिकल रिलेशंस भी बदलते रहते हैं। तो कह रहा देखो कैसे क्या हुआ। चांसलर जो थे यहाँ पे 2 दिन की विजिट के लिए इंडिया में आए फरवरी 25, और उसी दिन हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी भी थी रशिया वॉर्स ऑन यूक्रेन, ठीक है। तो इंडीड यहाँ पे जो रशियन इन्वेजन है उससे काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ जर्मनी की सिक्योरिटी पॉलिसी में चेंज आने को है, ठीक है। और जर्मनी ने ये भी प्लेज लिया है कि उनको अपना डिफेंस स्पेंडिंग 2% करनी है जीडीपी की, स्पेशल फंडिंग लगानी है कंट्री के मिलिट्री सेक्शन में। तो जो रशिया की पार है और चाइना का असर्टिव पोस्चरिंग है वो अब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जर्मनी अपनी अप्रोच बदलने की कोशिश कर रहा है, दैट इज थ्रू चेंज थ्रू ट्रेड। तो ये प्रमोट क्या कर रहे हैं कि भाई डीप रीथिंक ऑफ एनर्जी, ट्रेड डिपेंडेंसी इनकी बहुत ज़्यादा थी ना, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो टाइज है विद रशिया एंड चाइना एंटर इनटू अनचार्टेड वाटर्स में जा रहा है। तो यूरोप की इंक्रीजिंग प्रायोरिटी सेक्शन को देखते हुए और लाइक माइंडेड कंट्री हमें मिल रही है, दैट इज इंडिया। तो इंडिया के साथ ही अपना रिलेशन बढ़ा रहे हैं। तो अभी जब गवर्नमेंट कोलिशन एग्रीमेंट 2021 में हुआ था जिसमें ये भी बोला गया था कि विद इंडिया अमंग इट्स टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ के अंदर आता है। फिर उसके बाद यहाँ बातचीत हुई तो इंडिया में जब विजिट इनकी 2022 में भी हुई, आपके इंडियन जर्मनी इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस के बायएनुअल फॉर्मेट होती है एंगेजमेंट की, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन से रिलेटेड, क्लीन एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड भी बातचीत चली। तो यहाँ पे विजिट जो एज्यूम कर रही जा रही है कि ये ग्रेटर इंपॉर्टेंस दे रही है क्योंकि इंडिया इस बार G20 समिट भी हेल्ड कर रहा है, ठीक है। डिस्कशंस भी इनके चले कि भाई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी, तो ये सारे डिस्कशंस वगैरह चलते रहे कि इंडिया का हमेशा कंट्रीब्यूशन यही रहा है कि वो पीस प्रोसेस में चलता चला जाए। तो इंडिया डिपार्चर फ्रॉम जर्मनीज प्रीवियस एशिया पॉलिसी दैट सेंटर्ड अराउंड चाइना, अभी क्या हो रहा है उसका भी मूव बदल रहा है। तो जर्मनी का देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिस इनहांस पॉलिटिकल आउटरीच टू एशिया। फॉर जर्मनी द स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन ज़रूरी है, ट्रेड रूट्स को ठीक करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं जर्मनी कुड बिकम एन इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया, बन सकती है वो। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर 2 कंट्रीज़ कि हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पे चलते चले जाएं और काम करें, और साथ ही साथ इंडिया एंड जर्मनी को ऑल्सो कोऑपरेट इन मल्टीलेटरल फोरम्स एज पार्ट ऑफ G4 ग्रुपिंग्स, है ना। उसके बाद जर्मनी इज इंडियाज इकोनॉमिक पार्टनर इन द यूरोपियन यूनियन, हम जानते ही हैं। फिर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल पिलर पार्टनरशिप में कोलैबोरेशन इन ग्रीन एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी, है ना, क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, और ठीक है वे पार्टनरशिप कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पर हम बात कर रहे हैं, अपनी डाइवर्जन पोजीशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर हम इंडिया जर्मनी के अंदर लिख सकते हैं कि उनके किस तरह से हमारे टाइज अब अदर तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट दैट इज हाउ टू बिकम अ ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर। देखो 2023 में ना हमने यूनियन बजट जब पेश करा तो 19,700 करोड़ रुपए हम कह रहे हैं कि हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में लगाएंगे। ज़रूरी भी है क्योंकि इंडिया कमिट कर चुका है कि 50% इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी वो नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030 लेकर आएगा। तो उसके लिए अभी से कुछ प्रोविजंस लाने पड़ेंगे ना। तो मोर इंडस्ट्रियल ग्रीन गैस एमिशंस इन इंडिया कम फ्रॉम स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन ना लिख लिया करो कहीं पर कि इंडस्ट्रियल आपका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है सबसे ज़्यादा कौन सेक्टर से आ रहा है, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। फिर आगे ये कह रहा है कि स्प्लिटिंग वाटर इनटू, अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन समझो क्या होता है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है प्रॉमिस ऑफ फ्यूलिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाइल साइमल्टेनियसली आपको इंडस्ट्रियल इमिशंस को भी रोकना है। तो अगर आप पानी को स्प्लिट कर देते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तो एनर्जी इंटेंसिव बन जाएगा। अब दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एंड नॉन सोर्स एनर्जीज। अब इंडिया इज टारगेटिंग एटलीस्ट 5 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय 2030, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड विद वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि हमारे पास अबंडेंट सनशाइन है, विंड एनर्जी रिसोर्सेज है।
तो हमें उसको यूटिलाइज करना है कैसे कैसे, ठीक है। तो हम टारगेट भी कर चुके हैं कि हम 5 मिलियन टन प्रोडक्शन बाय 2030 करेंगे। अच्छा, 5 प्रायोरिटीज़ क्या है? फॉर द विजन टू कन्वर्ट इनटू रियलिटी गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री मस्ट एक्ट इन सिंक अलॉन्ग। 5 प्रायोरिटीज़ पे हम काम कर रहे हैं। पहला, डोमेस्टिक डिमांड इज क्रिटिकल। इफ वी आर नॉट अ बिग प्लेयर डोमेस्टिकली, तो हम फिर मेजर प्लेयर कैसे बनेंगे इंटरनेशनल मार्केट में? तो इसीलिए हमने एक साइड फंड निकाला है, दैट इज स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन निकाला है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ग्रीन हाइड्रोजन के फॉर्म में। इनकरेज करना है हमने हैवी इंडस्ट्रीज में कि वो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन से इस्तेमाल करें। तो ब्लेंडिंग मैंडेट्स फॉर रिफाइनरी से कैरी में अनदर डिमांड, यूरिया प्लांट्स में हम एग्जेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, हम स्टील प्रोड्यूसर है ना, लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है, तो हमें कैसे ग्रीन स्टील प्रोड्यूसर्स की तरफ जाना है। तो कॉस्ट ऑफ ग्रीन स्टील मेड फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन अभी करंटली हायर है, लेकिन जैसे जैसे इकॉनमीज ऑफ स्केल चेंज होगा, प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज होगा, तो ये भी धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड, ये कह रहा है कि इंडिया ना एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है ग्रीन आपके डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट से क्या होगा, अंडर वे है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट। थर्ड, ये कह रहा है जो साइड फंड है उसमें 4,500 करोड़ रुपए आपको इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग अंडर द परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव देना है। और वी मस्ट बिकम मोर कॉम्पिटिटिव विद टारगेटेड पब्लिक फंडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में मोस्ट क्रिटिकल हाई वैल्यू कंपोनेंट बनने की कोशिश करनी है हमें। फिर उसके बाद बायलैटरल समिट पार्टनरशिप हमें इन्हांस करना है। मैनी बायलैटरल डील्स फोकस ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बट फ्यू डील्स आर इन, ठीक है। उसके बाद इंडिया को ना मेजर इकोनॉमीज ऑफ साथ कोऑर्डिनेट करके ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी को आगे प्रमोट करना है अपने हर प्रोजेक्ट में। तो इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है, आपको अपने आंसर्स में ना इस बार बहुत समझते हुए लिखना है कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ ऐसे रूल्स क्राफ्ट करें जो ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, ताकि ऑपरेशनल थ्रेट्स, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स, ये सारे के सारे एड्रेस किए जा सके। और ग्रीन हाइड्रोजन देखो क्रिटिकल इंडस्ट्रियल फ्यूल है इन द 21st सेंचुरी। तो इंडिया के पास वेल पोजिशनड है कि वो कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ काम करते हुए आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। मल्टीलेटरल रिफॉर्म प्रायोरिटी होनी चाहिए G20 की। सबसे पहले समझ लो मल्टीलेटरल का मल्टीलेटरलिज्म होता क्या है, ज़रूरत क्या है। तो देखो सबसे बड़ी ज़रूरत मल्टीलेटरल कॉपरेशन, यानी कि मल्टीपल क्राइसिस से लड़ने के लिए मल्टीपल टीम्स का होना ज़रूरी है, यानी कि मल्टीपल तरीके से सोचा जाए। लेकिन मल्टीलेटरिज्म में डेडलॉक क्या है, मेजॉरिटी ट्रस्ट नहीं मिलता है ना। मल्टीलेटरिज्म एक बहुत बड़ा यूटिलिटी क्राइसिस है। बहुत सारे जो पावरफुल मेंबर स्टेट हैं वो क्यों चाहेंगे अपनी पावर छोड़ना। आप सोचो, यूएस बीइंग द सुपर पावर, तो या चाइना या अब दूसरी और कंट्रीज़ वो क्यों चाहेंगी, बताओ आप। मल्टीलेटरिज्म वो क्यों चाहेंगी, वो क्यों दूसरे कंट्रीज़ की सुनेंगी। उनको लगता है हमारी सुपर पावर चल रही है तो हम क्यों छोड़ें, है ना। तो मोर ओवर जो आपके इंक्रीजिंग ग्रीन टेंशंस हैं, लेकिन आप सोचो क्राइसिस है। अब देखो एक तरफ उनका अपना वेल है, लेकिन यहाँ पर आप सोचो ग्लोबल क्राइसिस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि आपको मल्टीलेटरिज्म की तरफ चलना ही पड़ेगा। आपको डी ग्लोबलाइजेशन करना है, आपको ग्रिड पावर टेंशंस बढ़ानी, इंक्रीज करनी है अगर, तो फिर आप कैसे चलाओगे। पैंडेमिक आपके आ रहा है, क्लाइमेट इमरजेंसीज आपके आ रही है, हार्डशिप्स इतनी हो रही है। और कोविड-19 से तो यार इतना कुछ सीखने को मिलना चाहिए आपको कि मल्टीलेटरिज्म के बिना चले ही नहीं पाओगे आप। तो इसके लिए कह रहा है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट यही है कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल पावर है वो डीपली इंटरेस्ड है इसके साथ कि वो मॉडिफिकेशन चाहती ही नहीं है, कुछ भी इस तरह का करंट डिस्ट्रीब्यूशन में हो। फिर स्टेटस क्यो भी मेंटेन करना है, हम चाहते ही नहीं अपनी पावर छोड़ना। फिर G20 लेकिन एक मल्टीपल सोल्यूशन लेकर आ सकता है। तो G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप इनकरेज कर सकते हो कि अगर आप मल्टीलेटरिज्म इतने बड़े फॉर्म में नहीं भी ला पा रहे हो तो छोटे छोटे मिनी लेटरल ग्रुप्स तो बनने चाहिए, ताकि वो मल्टीपल क्राइसिस से लड़ पाएँ। लेकिन इसके लिए डेफिनेटली मोबिलाइजेशन और पॉलिटिकल विल तो चाहिए और कंसेशन कंसिलिएशन के साथ साथ। तो लेजिटमेसी और यूटिलिटी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए हमें G20 में सहारा लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमें अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल में, जनरल असेंबली में परमानेंट इन्वाइटीज़ आने चाहिए, इन्हांस कर उनकी लेजिटमेसी को, जो एड्रेस करना क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट एंड यूटिलिटी। G20 बहुत सारे एफर्ट्स कर सकता है ताकि हम फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी को कुछ ऐसे इश्यूज़ माने। देखो कॉमन इश्यूज़ लेके हमें चलना पड़ेगा। वाई दिस इज कॉलिंग अबाउट मिनीलेटरल, क्योंकि देखो हम ना छोटे छोटे कॉमन इश्यूज़ को भी अगर अपना समझेंगे और हम समझेंगे कि हाँ सभी के साथ एक क्राइसिस है, मिल के काम करना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा, तभी आप इतने बड़े स्टैगरिंग इन्फ्लेशन, रिसेशन से बच पाओगे। और प्रायोरिटीज़ वही सेट करनी है। G20 बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंडिया होस्ट करने जा रहा है, कमाल कर सकता है। अब देखो यहाँ पे ना आया हुआ है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट, ये कहाँ पर है, सलार दी यूनी इन बोलिविया के अंदर, ठीक है। अब समझ लो सॉल्ट फ्लैट्स क्या होता है, नेचुरल लैंडस्केप होता है, ठीक है, फ्लैट लैंड पर होगा और पूरा सॉल्ट से भरा होता है। तो वर्ल्ड का मैंने आपको बता दिया वेल नोन कौन सा है। उसके बाद ना यहाँ पर क्या होता है कि
लिथियम रिजर्व बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मोर देन हाफ आपको प्लैनेट के लिथियम रिजर्व यहीं मिलेंगे। सॉल्ट फ्लैट जो होता है ना, एक तरह का नेचुरल वाटर बॉडी से ही फॉर्म होता है, लेकिन इसका रिचार्ज रेट कम होता है और लोअर देन दी एवापोरेशन रेट से, ठीक है। तो ओवर टाइम जब वाटर एवापोरेट्स करता है तो बहुत सारे डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट के फॉर्म में छोड़ के चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, सॉल्ट फ्लैट्स, ठीक है। और आज वर्ड ऑफ द डे में गाइस आया रिप्लेशन, यानी कि अबेंडेंट, कि आप इतना खा चुके हो कि बस भाई अब खा लिया तो वॉमिट हो जाएगा। तो दिस इज द यूसेज ऑफ द सेंटेंस, डोंट ईट आफ्टर यू हैव रीच्ड रिप्लेशन, यू माइट वॉमिट। सिनोनिम्स में तो मैंने आपको बताया, सरफीस, सटिएशन एंड सटाइटी या अबेंडेंट, ठीक है। ये सारे टर्म्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।